हाँ जी बच्चा भाटी, विशिंग यू अ वेरी गुड डे। आज वाली क्लास में डिस्कशन में हम लोग सरफेस टेंशन के बारे में बात करना चालू करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में इलास्टिसिटी हम लोगों ने पहला डिस्कशन किया। नेक्स्ट डिस्कशन जो हमने आज स्टार्ट करना है सरफेस टेंशन। तो डिस्कशन स्टार्ट करते बेटा, भाई हम लोगों ने जो सरफेस टेंशन का डिस्कशन करना है उसको पूरा समझने के लिए, उसकी जो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा। तो ये तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ी रखा होता है वैन डर वाल फोर्सेस के नाम से। तो वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को एक बार मैं ब्रीफली तुम्हें रिवाइज करवा रहा हूँ। तो इसी को यूज करते हुए हम सरफेस टेंशन की तरफ बढ़ना चालू करेंगे। तो फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कोई भी तुम्हारे पास सब्सटेंस है, अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच की इंटरेक्शन फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। Intermolecular forces act over short distance between the molecules, hence they are also called short range forces। ठीक है, जहाँ मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन ज्यादा हो जाएगा ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल हो जाती हैं। तो जब तक उनके बीच में सेपरेशन कम है, शॉर्ट रेंज है, जब तक डिस्टेंस कम है, तब तक ही ये फोर्सेस अपना रोल प्ले कर पाती है, इसलिए इनको हम शॉर्ट रेंज फोर्सेस भी बोल देते हैं। और जैसे मैं तुम्हें बता ही रहा था, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तुम लोगों ने जैसे केमिस्ट्री पढ़ रखा है, आर ऑफ इलेक्ट्रिकल ओरिजिन एंड दीज फोर्सेस आर नोन एज वेंडर वॉल फोर्सेस। ठीक है ना, वेंडर वॉल फोर्सेस, वीक इंट्रैक्शन फोर्सेस केमिस्ट्री में तुम लोग यूज करते रहे हो। बट ठीक है, यहाँ पे इसी को हम लोग डिस्कस करते हुए, इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को, वेंडर वॉल फोर्सेस को डिस्कस करते हुए सरफेस टेंशन के डिस्कशन को समझना स्टार्ट करेंगे। तो चलो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को अभी यहाँ पे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं यहाँ पे, कोहेसिव फोर्सेस और एडेसिव फोर्सेस। ठीक है ना, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैन बी कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स, कोहेसिव फोर्सेस एंड एडेसिव फोर्सेस। अभी कोहेसिव एडेसिव फोर्स की कहानी क्या है, तो चलो सबसे पहले बात कर रहे हैं फोर्स ऑफ एडेशन, या फिर शॉर्ट में बोल सकते हैं एडेसिव फोर्स। क्या होती है, तो इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। कोई दो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, तुम उनको एक दूसरे के पास लेके आते हो, और जब पास लाने पे, प्रॉक्सिमिटी आने पे, उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे, एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल पे जो फोर्स लगाएंगे, दैट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर सेड टू बी एडेसिव फोर्सेस। ठीक है ना, तो फोर्स ऑफ एडेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। ऑब्वियसली अलग अलग सब्सटेंसेस के बीच में एडेसिव फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के बीच में अलग अलग मिलने वाले हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, गम हैज अ ग्रेटर एडेसिव फोर्स फॉर अ सॉलिड सरफेस देन वाटर। ठीक है, तुम जितने भी ये ग्लूज वगैरह यूज करते हो, गम यूज करते हो, फेविकॉल वगैरह यूज करते हो, तो तुमने उनके बॉक्स पे नोटिस किया हो तो लिखा होता है एडेसिव्स। ठीक है ना, तो वहीं से तुम लोग दिमाग लगाना चालू कर सकते हो कि तुम्हारे जो फेविकॉल है या कोई भी ग्लू है, ठीक है ना, तो उसकी एडेसिव फोर्स स्ट्रांग होती है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें एक पेपर को वॉल पे स्टिक करना है, तो पेपर को वॉल के साथ वैसे ही कॉन्टेक्ट में लाके छोड़ो, तुम जैसे ही रिलीज करोगे पेपर नीचे गिर जाएगा। तो इससे हमें समझ में आता है पेपर के मॉलिक्यूल और तुम्हारे जो वॉल के मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में एडेसिव फोर्सेस वीक है, जिसकी वजह से पेपर तुम्हारा वॉल पे स्टिक नहीं हो रहा था। और फिर हम लोग क्या काम करते हैं, पेपर के ऊपर कोई ग्लू चिपका देते हैं, कोई ग्लू लगा देते हैं, फेविकॉल लगा देते हैं, और फिर जाके उस पेपर को हम वॉल पे स्टिक करते हैं तो स्टिक हो जाता है। क्यों, तो तुम्हारे जो फेविकॉल के मॉलिक्यूल्स हैं, तुम्हारे ग्लू के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी स्ट्रॉन्ग एडेसिव फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, सॉलिड के साथ, वॉल के साथ, एट द सेम टाइम पेपर के मॉलिक्यूल्स के साथ। तो पेपर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो स्ट्रांगली बाइंड हो जाते हैं तुम्हारे ग्लू के मॉलिक्यूल्स के साथ, और ऐसे ही सॉलिड के मॉलिक्यूल, वॉल, तुम्हारे सॉलिड वॉल के मॉलिक्यूल्स भी तुम्हारे स्ट्रांगली बाइंड हो जाते हैं ग्लू के मॉलिक्यूल्स के साथ, और पेपर जो है तुम्हारा वॉल पे चिपक जाता है। ठीक है ना, तो कोई भी तुम ये जो एडेसिव्स यूज करते रहते हो, उनकी जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं विद वेरियस डिफरेंट सॉलिड बॉडीज, वो स्ट्रांग होती हैं। जैसे तुम कोई भी दो सॉलिड बॉडी को, पेपर को वॉल से चिपकाना चाहते हो, पेपर सॉलिड, वॉल सॉलिड, आपस में चिपकाना है, जॉइंट उनको स्टिक करना है, तो हम लोग किसकी हेल्प ले लेते हैं, एडेसिव की हेल्प ले लेते हैं। एडेसिव तुम लोग ऐसे भी याद कर सकते हो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एडेसिव फोर्स। ये तुम्हारे जो फेविकॉल वाला मैंने एग्जांपल दिया, ये तुम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते रहते हो, ग्लूज वगैरह, और तुम लोगों ने देखा होगा हर ग्लू के पैकिंग के ऊपर एडेसिव वर्ड लिखा होता है, तो उसी से तुम ये एडेसिव फोर्स की कहानी को याद करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है ना, नेक्स्ट फोर्स ऑफ कोहेशन, या फिर शॉर्ट में क्या बोलेंगे हम, कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स क्या होगी, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ द सेम सब्सटेंस। ठीक है ना, तुम्हारे जितने भी कोई बॉडी है, मान लो तुम्हारे पास कोई स्टोन है, स्टोन के अंदर खूब सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो मॉलिक्यूल सारे आपस में जुड़े हुए हैं, तभी तो स्टोन उस सॉलिड शेप में है। ठीक है ना, तो तुम्हारे पास कोई भी सॉलिड बॉडी है, तुम देखते हो वो अपनी जो भी शेप है, साइज है, उसको मेंटेन करके रखती है। क्यों, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में
स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, ठीक है। स्टोन का मॉलिक्यूल स्टोन के मॉलिक्यूल पे, स्टोन का एक मॉलिक्यूल स्टोन के किसी दूसरे मॉलिक्यूल को फोर्स लगा रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से वो स्टोन तुम्हारा स्ट्रांगली बाउंड है, बाइंड है, ठीक है ना। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं सेम सब्सटेंस के, उनके बीच में लगने वाली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या बोल देंगे उसको हम, कोहेसिव फोर्सेस। तो फोर्स ऑफ कोहेशन या कोहेसिव फोर्स क्या होती है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। तो ध्यान दो, डेफिनेट शेप एंड साइज ऑफ सॉलिड्स इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ कोहेशन अमंग देयर मॉलिक्यूल्स। जो भी तुम्हारे सॉलिड बॉडीज होती हैं उनका शेप होता है, उनका एक फिक्स साइज होता है, किसकी वजह से होता है, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस की वजह से, ठीक है ना। ऐसे लिक्विड्स में दिमाग लगाओ तो लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। लिक्विड जो होता है उसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है पर शेप उसकी फिक्स नहीं है, तुम जिस कंटेनर में डालोगे वो उस कंटेनर की शेप ले लेता है, ठीक है ना। तो तुम देखो सॉलिड्स के अंदर फिक्स वॉल्यूम फिक्स शेप, जबकि लिक्विड के अंदर वॉल्यूम फिक्स है बस शेप फिक्स नहीं है। इससे तुम्हें थोड़ा सा हिंट हो जाना चाहिए कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का फोर्स, लिक्विड लिक्विड मॉलिक्यूल्स का बीच का कोहेसिव फोर्स इज वीकर देन सॉलिड सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बीच का कोहेसिव फोर्स। तो ध्यान दो, लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, therefore cohesive forces in case of liquid must be weaker than the cohesive forces in the case of solid। और ऐसे अब तुम दिमाग लगाओ गैसेस में, गैसेस का तो ना फिक्स वॉल्यूम होता है ना फिक्स शेप होता है। गैस को तुम जिस कंटेनर में डालोगे उसी कंटेनर को वो फिल कर देगी, छोटे कंटेनर में डालोगे तो उसका कम वॉल्यूम, उसी गैस को तुम बड़े रूम में छोड़ दोगे, रिलीज कर दोगे तो वो बड़े रूम का वॉल्यूम स्प्रेड होकर वहां का साइज ले लेगी, उसका शेप ले लेगी। तो गैसेस हैव नाइदर फिक्स वॉल्यूम नॉर फिक्स शेप। इससे तुम्हें समझ में आता है कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस विल बी लीस्ट। तो सॉलिड लिक्विड गैसेस में सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच की कोहेसिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट होंगी, उससे कम लिक्विड में होंगी, सबसे कम गैसेस में होंगी। तो कोहेसिव फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर मिनिमम, ठीक है, समझ में आ गया। और फिर ये एक छोटा सा, ये तुम्हारे सामने पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, ये हमारे स्कूल एग्जाम में पूछे जाने बड़ा वाला बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है। वाई मरकरी डजंट वेट द सरफेस ऑफ ग्लास। अगर तुम्हारे पास कोई ग्लास प्लेट पड़ी है और उस ग्लास प्लेट के ऊपर तुम मरकरी गिरा दो, भाई ग्लास प्लेट है उसके ऊपर तुम वाटर गिरा दो, तो वाटर पूरा स्प्रेड होके ग्लास प्लेट को वेट कर देगा। और यहीं पे अगर तुम मरकरी गिरा दो तो मरकरी तुम जहां गिराओगे वहीं पड़ी रहेगी स्प्रेड होके, मरकरी लिक्विड है पर वाटर के सरफेस पे गिरने पे स्प्रेड होके पूरे ग्लास सरफेस को वेट नहीं करता, मरकरी को तुम जहां गिराओगे बस वहीं पड़ी रहेगी, उसी पॉइंट पे पड़ी रहेगी, स्प्रेड नहीं होगी। तो वाई मरकरी डजंट वेट द सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनर। किसी भी ग्लास कंटेनर में तुम मरकरी डालोगे, थोड़ी सी मरकरी डालोगे तो वो जहां भी ड्रॉप करोगे वहीं पड़ी रहेगी, स्प्रेड होके उसके पूरे बेस को वेट नहीं करेगी, बिकॉज द फोर्स ऑफ कोहेशन among the molecules of mercury is stronger than force of adhesion between molecules of mercury and glass। मरकरी के मॉलिक्यूल का ग्लास के मॉलिक्यूल के साथ जो एडेसिव फोर्स होता है वो वीक होता है कंपेयर टू मरकरी मरकरी मॉलिक्यूल के बीच का कोहेसिव फोर्स। तो मरकरी मरकरी मॉलिक्यूल के बीच का कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग होगा, मरकरी और वाटर मॉलिक्यूल, मरकरी और ग्लास मॉलिक्यूल के बीच का एडेसिव फोर्स वीक होगा, इसलिए मरकरी यहाँ पे स्प्रेड होकर ग्लास के सरफेस को वेट नहीं करता, ठीक है ना। तो मरकरी मरकरी मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे पे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स लगा के आपस में एक सिमटे रहते हैं, मरकरी स्प्रेड नहीं हो, मरकरी को स्प्रेड नहीं होने देते। क्लियर हो गया। 1 मार्क क्वेश्चन, व्हाई मरकरी डजंट वेट द सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनर या ग्लास सरफेस ग्लास प्लेट। तो क्या रीजन दोगे, बिकॉज द फोर्स ऑफ कोहेशन अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ मरकरी इज स्ट्रॉन्गर देन फोर्स ऑफ एडेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ मरकरी एंड ग्लास। चलो, जो ये इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस की हम लोगों ने कहानी पढ़ी, इसी को यूज करके भी सरफेस टेंशन के बारे में हम समझना चालू करेंगे। पर चलो सरफेस टेंशन का टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले सरफेस टेंशन के बारे में जो थोड़ा सा एलिमेंट्री डेफिनेशन जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको एक बार यहाँ पे रीड कर लेते हैं। तो सरफेस टेंशन के बारे में थोड़ा सा चलो यहाँ पे रीड करना चालू करते हैं, डिस्कस करना चालू करते हैं। सरफेस टेंशन टॉपिक में सरफेस टेंशन की कहानी बेसिकली है क्या, होने क्या वाली है। तो सरफेस टेंशन अराइजेस ड्यू टू द फैक्ट दैट the free surface of liquid at rest has some additional potential energy। ठीक है ना। अभी थोड़ी देर में तुम्हें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की जो मैंने कहानी पढ़ाई है अभी उसी को यूज करते हुए मैं नेक्स्ट स्लाइड में तुम्हें ये फर्स्ट लाइन जो यहाँ सेंटेंस पढ़ के बता रहा हूँ इसी को मैं पूरा डिटेल में एलैबोरेट करूंगा। तो सरफेस टेंशन जो होता है इसका आने का अकर होने का रीजन क्या होता है, तो ये लोग बता रहे हैं तुम्हारे पास कोई भी कंटेनर है उसमें तुमने लिक्विड फिल कर रखा है, तो उस कंटेनर फिल्ड विद लिक्विड के अंदर जो लिक्विड का जो फ्री सरफेस होगा, टॉप सरफेस होगा जो एयर के साथ कॉन्टेक्ट में है, वहां पे एक थिन लेयर होती है,
ठीक है, बहुत ही थिन लेयर होती है जिसके अंदर जितने लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं दे ऑल हैव सम एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्यों आती है पोटेंशियल एनर्जी, कैसे आती है, वो सारी कहानी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और उससे पहले भी चलो थोड़ा सा वैसे ही बात को मानना चालू करो। तो सरफेस टेंशन अराइज ड्यू टू द फैक्ट दैट द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एट रेस्ट हैज सम एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी। ड्यू टू इट द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एट रेस्ट टेंड टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया। ठीक है ना, बात को समझो। तुम लोगों को पता ही है यूनिवर्स में हर सिस्टम कहाँ जाना चाहता है, लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में। ठीक है, अगर तुम जाके किसी छत से कूद जाओगे तो छत से कूद के कहाँ जाओगे? अगर छत से जंप लगा दोगे तो नीचे ग्राउंड पे जाओगे। क्यों जाओगे? क्योंकि नीचे जाने से तुम्हारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। या जैसे केमिस्ट्री में तुम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते थे, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो अगर ग्राउंड स्टेट में एनर्जी सॉरी वैकेंसी है, ग्राउंड स्टेट के अंदर अगर जगह खाली है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर ग्राउंड स्टेट में जाएगा, ग्राउंड स्टेट में जगह खत्म हो जाएगी तब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान से देखो, तुम्हारे पास कोई भी हाइड्रोजन लाइक एटम जैसे तुम लोग डिस्कस करते थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो उसमें तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है, किसी भी हायर एनर्जी स्टेट में चला गया तो वहां पे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता था, जम करके अपनी लोअर एनर्जी स्टेट ग्राउंड स्टेट पे आता था और अपनी एनर्जी जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी होती थी उसको लूज करके रेडिएशन एमिट करता था, एमिशन स्पेक्ट्रम इन हाइड्रोजन एटम तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया होगा। तो वहां भी देखो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कहाँ रहना चाहते थे, अपनी लीस्ट एनर्जी स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में। तो यूनिवर्स में हर सिस्टम जो है लीस्ट एनर्जी स्टेट, लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है। और सेम कहानी यहाँ पे, लिक्विड का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उसके सरफेस पे एक्स्ट्रा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स उतने ज्यादा होंगे। तो तुम्हारा जो लिक्विड का फ्री सरफेस है इट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, कोई भी लिक्विड का जो फ्री सरफेस है वो अपना सरफेस एरिया को रिड्यूस करवाना चाहता है, सरफेस एरिया को रिड्यूस करवाना चाहता है ताकि सरफेस एरिया पे एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स कम से कम हो। लिक्विड के सरफेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज कराना चाहता है। तो चलो बात को समझो, क्या कह रहा था, ड्यू टू सरफेस टेंशन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट टेंड टू हैव द मिनिमम सरफेस एरिया एंड बिहेव लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। खैर ये तुम्हारे सामने जो सेंटेंस है इसी को मैं अगले 10-15 मिनट में पूरा इलाबरेट करके समझाऊंगा। एक बार फिर से रीडिंग लगा लेते हैं। सरफेस टेंशन अराइजेस ड्यू टू द फैक्ट दैट फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट हैज सम एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी। ड्यू टू इट द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट टेंड टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया। वो अपना सरफेस एरिया को मिनिमाइज रखना चाहता है ताकि एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स में है वो कम से कम हो। जितना ज्यादा सरफेस एरिया, उतना ज्यादा सरफेस एरिया में सरफेस में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, उतने ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी वाले एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स, जितनी ज्यादा पोटेंशियल एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे सरफेस लेयर की, उतनी ज्यादा तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। उस पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए लिक्विड का सरफेस एरिया क्या करना चाहता है, अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने चाहता है। दैट्स व्हाई इट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। तो ध्यान दो, स्कूल में आ जाए डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन बताओ तो यही वाली कहानी थोड़ा सा किस लैंग्वेज में बतानी है वो लैंग्वेज फॉलो करो। सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड by virtue of which the free surface of liquid at rest tend to have minimum area and as such it behaves that is covered by a stretch membrane। लिक्विड का जो सरफेस है वो ऐसे बिहेव कर रखा होता है कि सरफेस पे जो लेयर है वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन है जो अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज कराना चाहती है। तो सरफेस टेंशन अपना लिक्विड का सरफेस एरिया मिनिमाइज कराना चाहती है। इतनी कहानी तो तुम्हें समझ में आई गई होगी। तो दो मेजर कहानी है जिनके अराउंड हमारा पूरी क्लास में डिस्कशन चलने वाला है। लिक्विड के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे हैव सम एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी, और उस पोटेंशियल एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए सरफेस टेंशन की वजह से कुछ फोर्सेस अपना रोल प्ले करना चालू करती हैं और लिक्विड के सरफेस एरिया को मिनिमाइज करवाने की कोशिश कर रही होती है। चलो ध्यान दो, सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज मेजर्ड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ of a line segment to be drawn tangentially anywhere on the free surface of the liquid at rest। भाई तुम्हारे पास कोई लिक्विड का भाई तुम्हारे पास सोचो एक कंटेनर है, सिलेंड्रिकल कंटेनर है, मैंने तुम्हें उसका टॉप व्यू दिखा रखा है। तो सिलेंड्रिकल कंटेनर है, लिक्विड से भरा हुआ था, तुम्हें उसका मैंने टॉप व्यू दिखा रखा है। टॉप में लिक्विड की तुम्हें ये फ्री लेयर दिखाई दे रही है, लिक्विड सरफेस की फ्री लेयर दिखाई दे रही है। ठीक है, लिक्विड का फ्री सरफेस दिखाई दे रहा है। अब इस लिक्विड के फ्री सरफेस पे तुम कोई भी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दो, अपने दिमाग में कोई लाइन इमेजिन कर लो। तो इस लाइन पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लग रही होगी। कैसे लग रही होगी? लिक्विड के सरफेस के टेंजेंशियल, देख रहे हो, लिक्विड के सरफेस के टेंजेंशियल
और ये तुमने जो लाइन इमेजिन कर रखी है इसके लेंथ के परपेंडिकुलर। तो सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज मेजर्ड एज फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट लेंथ ऑन द लाइन इमेजिन टू बी ड्रॉन टेंजेंशियली एनीवेयर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एट रेस्ट। लिक्विड के फ्री सरफेस पे तुमने यहाँ पे कोई लेंथ इमेजिन कर ली, इस लेंथ पे लगने वाली फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ। ठीक है ना, तुमने जो ये लेंथ इमेजिन कर ली है इसका यूनिट पोर्शन ले लो। ठीक है, ऐसा यूनिट में बात कर रहे हो तो 1 मीटर ले लो, सीजीएस सिस्टम में बात कर रहे हो तो 1 सेंटीमीटर ले लो। तो यूनिट लेंथ के ऊपर लगने वाली फोर्स, दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ, बेसिकली फोर्स पर यूनिट लेंथ को ये लोग क्या बोल देते हैं, सरफेस टेंशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो फिर से सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज मेजर्ड एज द फोर्स acting on unit length, force acting on unit length, that is force per unit length of a line imagined to be drawn tangentially anywhere on the free surface of the liquid at rest. It act at right angle to the line. जो तुम देख रहे हो forces लग रही हैं due to surface tension, they are acting at right angle to this imaginary line and along tangent to the liquid का free surface. ठीक है ना, तो surface tension की वजह से जो forces लगेंगी कैसे लगेंगी, कोई लाइन तुमने इमेजिन कर रखी है सरफेस पे तो उस लाइन के परपेंडिकुलर, और कैसे लगेगी, अलोंग टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस। ठीक है, तो सरफेस टेंशन की वजह से कभी भी तुम्हें लिक्विड के सरफेस पे कभी फोर्स दिखानी हो, सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगेगी। फोर्स पर यूनिट लेंथ को ही हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो जो फोर्सेस लग रही होंगी, कोई भी इमेजिनरी लेंथ ले लो तुम सरफेस पे, तो सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाली फोर्सेस विल बी इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू इमेजिनरी लाइन की लेंथ, और ये फोर्सेस के डायरेक्शन कैसे आने वाले हैं, इस इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर लिक्विड के सरफेस के टेंजेंशियल। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट एक छोटा सा, सरफेस टेंशन इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन फॉर अ गिवन लिक्विड। ठीक है ना, सरफेस टेंशन है, किसी पॉइंट पे भी तुम एक फिक्स डायरेक्शन नहीं बता सकते। इवन सरफेस टेंशन की वजह से तुम तुम्हें को फोर्स को भी ड्रॉ करके दिखा रहे हो तो फोर्स भी तुम्हारे इमेजिनरी लाइन के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है ना, जैसे तुम्हारे पास ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लेफ्ट भी लग रही है, राइट भी लग रही है, एक फिक्स डायरेक्शन नहीं बता पा रहे। और मान लो बी पॉइंट से पास होने वाली इमेजिनरी लाइन मैंने इस तरीके से ना बना के इस तरीके से बना दी होती, तो सरफेस टेंशन की फोर्स इस लेंथ के परपेंडिकुलर आ रही होती। काम के बाद बी पॉइंट पे सरफेस टेंशन की वजह से आने वाली फोर्स, सरफेस टेंशन का जो भी यहाँ पे रोल चल रहा है उसको हम एक फिक्स डायरेक्शन असाइन नहीं कर पा रहे हैं, एक सिंगल डायरेक्शन असाइन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सरफेस टेंशन इज अ स्केलर क्वांटिटी। वही प्रेशर वाली कहानी, जैसे हम लिक्विड के अंदर किसी भी एक पॉइंट पे प्रेशर को एक सिंगल डायरेक्शन असाइन नहीं कर पा रहे थे तो हम बोल रहे थे लिक्विड का प्रेशर जो होता है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सेम कहानी यहाँ पे, सरफेस टेंशन को भी हम सरफेस टेंशन की वजह से हम फोर्स के टर्म में रिलेट कर रहे हैं, और जो भी फोर्स की हम बात कर रहे हैं, तुम देख रहे हो किसी पॉइंट पे भी तुम सरफेस टेंशन की वजह से आने वाली फोर्स को एक सिंगल डायरेक्शन असाइन नहीं कर पा रहे हैं। सरफेस टेंशन को फोर्स पर यूनिट लेंथ बोलते हुए फोर्स पर यूनिट लेंथ का हम एक सिंगल डायरेक्शन असाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो सरफेस टेंशन इज अ स्केलर क्वांटिटी। चलो, तो अभी तुम्हारे सामने जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वाली मैंने कहानी सुनाई थी थोड़ी देर पहले, उसी को यूज करते हुए जो सरफेस टेंशन के बारे में तुम्हें जो भी थोड़ा बहुत मैंने इंट्रोडक्शन दिया उसी को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो तुम्हें थोड़ी देर पहले भी बता रहा था कि लिक्विड के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो लिक्विड की जो तुम्हारी लेयर होगी, फ्री सरफेस होगा, उसकी फ्री सरफेस पे एक थिन लेयर होगी, थिन लेयर में लाई करने वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे दे विल बी हैविंग सम एक्स्ट्रा एनर्जी। ठीक है, उस एक्स्ट्रा एनर्जी, उस एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी को हम सरफेस एनर्जी नाम देते हैं। आगे भी सरफेस एनर्जी के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे टॉपिक के अंदर। तो वो सरफेस एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी, लिक्विड क्या चाहता है, कम से कम हो, उसके लिए उसके सरफेस की लेयर के अंदर मॉलिक्यूल्स कम से कम हो, एक्स्ट्रा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स कम से कम हो, उसके लिए उस सरफेस एरिया, उसके लिक्विड का जो सरफेस एरिया है वो अपना कम से कम करना चाहता है। ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, एक्स्ट्रा एनर्जी वाले ज्यादा मॉलिक्यूल्स, ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज कराने के लिए, एक्स्ट्रा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स को कम से कम कराने के लिए सरफेस एरिया को कम करवाना पड़ेगा, और सरफेस एरिया को कम कराने के लिए सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड के सरफेस पे फोर्सेस एक्ट होना चालू हो जाती हैं, एंड दोस फोर्सेस एक्टिंग पर यूनिट लेंथ को ही हम अभी तक सरफेस टेंशन डिफाइन कर रहे थे। तो चलो मेरी बात को समझो, लिक्विड के सरफेस पे जो ये मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आई, क्यों आई, वही तुमको मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो तुम्हारे सामने मैंने यहाँ पे एक कंटेनर ले लिया है, कंटेनर के अंदर हम लोगों ने लिक्विड फिल कर रखा है। तो ध्यान से देखो, इस कंटेनर के अंदर लिक्विड फिल्ड है, और मैं तुम्हारे सामने रैंडमली मैंने कोई 3 मॉलिक्यूल्स तुम्हारे सामने लिक्विड के
ड्रॉ करके दिखा दी हैं, ए, बी और सी। तो चलो सबसे पहले दिमाग लगाओ ए वाले मॉलिक्यूल पे। तो इस कंटेनर के अंदर जो ये ए वाला लिक्विड का मॉलिक्यूल है, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल पे इसके आसपास पड़े वाले मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे होंगे। ये जो मॉलिक्यूल ए तुम्हारे सामने मैंने मार्क करके दिखा रखा है, इस मॉलिक्यूल पे इसी के आसपास अवेलेबल और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वैन-डर-वाल फोर्सेस लगा रहे होंगे। ठीक है ना। और देखो, इमेजिन करके देखो, इस मॉलिक्यूल के इमीडिएट नेबर वाले मॉलिक्यूल्स इस पे ज्यादा फोर्स लगा रहे होंगे, थोड़े दूर वाले मॉलिक्यूल कम फोर्स लगा रहे होंगे, और दूर वाले मॉलिक्यूल और कम फोर्स लगा रहे होंगे। ऐसे ही थोड़ा दूर जाते 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 तुम्हारी जो फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मॉलिक्यूल ए, रिड्यूस होते होते जीरो हो जाएगी। काम की बात, इस ए वाले मॉलिक्यूल का इफेक्ट जहां तक जा रहा है, ये ए वाला मॉलिक्यूल अपने से जितने दूरी तक के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर पा रहा है, उतने दूरी तक वाले मॉलिक्यूल्स इसको अट्रैक्ट कर पा रहे होंगे। बाय न्यूटन थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये मॉलिक्यूल ए अपने आसपास वाले मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो इसके आसपास वाले मॉलिक्यूल्स इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो देखो, तुम्हारे सामने मैंने यहाँ पे स्फीयर बना रखा है ए के अराउंड, इसको हम बोलते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तुम्हें नाम से मतलब समझ में आ गया होगा, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब वो स्फीयर जहां तक इस मॉलिक्यूल ए का इन्फ्लुएंस पहुंच पा रहा है। तो ये स्फीयर है, इसके अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसके साथ ए इंटरेक्ट कर पा रहा है। इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर वाले मॉलिक्यूल्स के साथ ए इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो ए अपने आसपास वाले मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहा है, और इसके आसपास वाले मॉलिक्यूल्स इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। बाय न्यूटन थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ध्यान से डायग्राम को देख के बताओ, इस ए वाले मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? तो तुम देख रहे हो, जितना अपवर्ड उतना ही डाउनवर्ड, जितना लेफ्ट उतना ही राइट। नेट फोर्स ऑन दिस मॉलिक्यूल इज जीरो। तुम्हारे सामने ये जो मैंने मॉलिक्यूल ए जिसकी सारी कहानी बताई, इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा? जीरो। ठीक है ना। चलो अभी ध्यान से देखो, अब चलते हैं लिक्विड के सरफेस की तरफ। तो ध्यान देखो, तुम्हारे पास लिक्विड के सरफेस पे मैंने एक पतली सी थिन सी फिल्म बना के दिखा रखी है। ध्यान से देखो, फिल्म की थिकनेस Kn, फिल्म की थिकनेस Lm। डायग्राम को ध्यान से देखो, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के रेडियस के बराबर। तुम्हारे सामने बता रहा था ना मैं, कोई भी मॉलिक्यूल है उसका इंटरेक्शन बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ जहां तक पहुंच पा रहा है, उसको मैंने स्फीयर के फॉर्म में ड्रॉ करके दिखाया था। और स्फीयर के रेडियस को मैं क्या बोल रहा था, सॉरी, स्फीयर को मैं क्या बोल रहा था, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। और इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का जो रेडियस है, उसी रेडियस के बराबर थिकनेस की तुम्हारे सामने देखो मैंने एक फिल्म बना के दिखा दी है, KL-NM। ठीक है ना। टॉप फिल्म की टॉप लेयर KL, बॉटम लेयर बॉटम NM। तो चलो, फिल्म की जो थिकनेस है, थिकनेस तुम देख लो, KN के बराबर बोल दो चाहे LM के बराबर बोल दो, मैं बोल रहा हूँ देखो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के रेडियस के बराबर है। तो ध्यान से देखो, इस सी वाले मॉलिक्यूल को देखो, इस सी वाले मॉलिक्यूल्स के ऊपर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है ही नहीं। ठीक है ना। देख रहे हो, बिल्कुल लेयर के टॉप पे है सी वाला मॉलिक्यूल। तो सी वाले मॉलिक्यूल के नीचे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ऊपर तो कोई लिक्विड का मॉलिक्यूल है ही नहीं। तो इसके ऊपर कोहेसिव फोर्सेस जो इसके आसपास वाले लिक्विड के मॉलिक्यूल्स लगा रहे होंगे, लेफ्ट की तरफ लगा रहे होंगे, राइट की तरफ लगा रहे होंगे, बॉटम लगा रहे होंगे। ठीक है, पर अपवर्ड डायरेक्शन में कोई कोहेसिव फोर्सेस नहीं लग रही होगी, ऊपर तो लिक्विड है ही नहीं। तो तुम देख सकते हो, इस सी वाले मॉलिक्यूल के ऊपर इसके आसपास वाले लिक्विड मॉलिक्यूल्स की वजह से नेट फोर्स कैसे आ रही होगी? नेट फोर्स कैसे आ रही होगी? डाउनवर्ड्स। ठीक है ना। और ध्यान से देखो, सी वाले मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स डाउनवर्ड है, बाकी सारे मॉलिक्यूल्स के आसपास वाले मॉलिक्यूल से कंपेयर करो तो मैक्सिमम डाउनवर्ड है। देखो, मैं मैक्सिमम डाउनवर्ड क्यों बोल रहा हूँ, रियलाइज करो, बी वाले मॉलिक्यूल से। ध्यान दो, बी वाला मॉलिक्यूल भी इस सरफेस फिल्म के अंदर ही है। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के रेडियस के बराबर यहाँ पे तुम्हारे थिकनेस के बराबर, सॉरी, सरफेस फिल्म ले रखी है जिसकी थिकनेस मैंने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के रेडियस के बराबर ले रखी है। इस सरफेस फिल्म के अंदर तुम्हारे सामने सबसे पहले मैंने सी वाले मॉलिक्यूल की कहानी सुनाई। अब मैं तुम्हारे सामने इसी के अंदर एक और रैंडम मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, बी। इस बी वाले मॉलिक्यूल के देखो, नीचे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं या ऊपर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं? तो तुम नोटिस कर रहे होगे, इसके नीचे भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं और ऊपर भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। जितने नीचे हैं क्या उतने ही ऊपर हैं? तो ऐसा नहीं है, नीचे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं और ऊपर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कम हैं। तो आसपास पड़े लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की वजह से अट्रैक्शन फोर्स, ध्यान से देखो, डाउनवर्ड ज्यादा आ रही होगी, अपवर्ड कम आ रही होगी। बी वाले पॉइंट के ऊपर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कम है, नीचे मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं।
डाउनवर्ड फोर्सेस ज्यादा आ रही होंगी, अपवर्ड फोर्सेस कम आ रही होंगी, इस पे भी नेट फोर्स डाउनवर्ड लग रही होगी, पर डाउनवर्ड फोर्स, नेट डाउनवर्ड फोर्स बी पे ज्यादा या सी पे ज्यादा? तो सी पे तो देख लो सारे के सारे नीचे वाले मॉलिक्यूल्स ही फोर्स लगा रहे थे, ऊपर कोई मॉलिक्यूल था ही नहीं। बी वाले के ऊपर भी मॉलिक्यूल्स हैं, नीचे भी मॉलिक्यूल्स हैं, नीचे ज्यादा है ऊपर कम है, इसलिए नेट फोर्स डाउनवर्ड है। तो तुम खुद दिमाग लगा के सोच सकते हो नेट डाउनवर्ड फोर्स किस पे ज्यादा, बी पे ज्यादा या सी पे ज्यादा? तो डाउनवर्ड फोर्स सी पे ज्यादा, बी पे कम। और ध्यान दो इसी सरफेस फिल्म जो तुम्हारे सामने मैंने ये सरफेस फिल्म दिखा रखी है KLNM, इस सरफेस फिल्म के एकदम बॉटम पे आ जाओ, एकदम बॉटम पे। तो इस बॉटम पे अगर मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल ले लूं डी, तो इस मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि तुम देख रहे हो इस मॉलिक्यूल के जितने ऊपर मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही नीचे मॉलिक्यूल्स हैं, जितना अपवर्ड फोर्स होगा उतना ही डाउनवर्ड फोर्स होगा, नेट फोर्स क्या आ जाएगी? जीरो। काम की बात, सरफेस फिल्म के नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पे नेट फोर्स कितनी है? सरफेस फिल्म के नीचे वाले जितने मॉलिक्यूल्स हैं उन पे नेट फोर्स कितनी है? जीरो। सरफेस फिल्म के अंदर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पे फोर्स डाउनवर्ड है, और तुम्हें मैं रियलाइज करा रहा हूँ जैसे जैसे सरफेस फिल्म में तुम ऊपर जाते जाओगे, सरफेस फिल्म के अंदर जैसे जैसे तुम अपवर्ड मूव करते जाओगे, डाउनवर्ड फोर्स बढ़ती जाएगी। फिल्म के एकदम टॉप पे जो मॉलिक्यूल है उस पर डाउनवर्ड फोर्स सबसे ज्यादा होगी। क्लियर हो गया? तो चलो यही सारी कहानी तुम्हारे सामने लैंग्वेज के फॉर्म में भी लिखी हुई है। सर्कल्स अराउंड A, B, C रिप्रेजेंट देयर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है ना, A, B और C मॉलिक्यूल्स के अराउंड तुम्हें जो डायग्राम में स्फीयर्स मैंने बना के दिखा रखे हैं वो उनके अराउंड के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। द मॉलिक्यूल्स इन द अपर हाफ of sphere of influence exert a resultant force in upward direction, while those in available in lower half will like going to exert cohesion force in downward direction. नेट फोर्स ऑफ कोहेशन ऑन मॉलिक्यूल ए इज जीरो, अभी तुम्हें रियलाइज कराया था ए पे नेट फोर्स जीरो है। देर इज अ रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स ऑफ कोहेशन एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल्स, एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल बी, बी के ऊपर नेट फोर्स डाउनवर्ड थी। एंड ऑन सी अगर हम बात करें तो सी के ऊपर मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स लग रही है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सी वाला मॉलिक्यूल जो तुम देख रहे हो सरफेस फिल्म के एकदम टॉप पे है, उस पर नेट फोर्स डाउनवर्ड मैक्सिमम पॉसिबल लग रही है। फिल्म के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर सारे मॉलिक्यूल्स में कंपेयर करें तो मैक्सिमम डाउनवर्ड फोर्स किस पे लग रही होगी? तो फिल्म के एकदम टॉप वाले मॉलिक्यूल्स पे। और मिनिमम किस पे लग रही होगी? एकदम फिल्म के बॉटम वाले मॉलिक्यूल्स पे। और इस फिल्म की थिकनेस कितनी है? तो तुम डायग्राम से रियलाइज कर रहे हो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के रेडियस के बराबर। चलो आगे की कहानी, अब ये जो तुम्हें मैंने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की कहानी सुना दी, इसी से और चीजों को आगे लिंक करना स्टार्ट करते हैं। तो चलो क्या पढ़ा अभी हमने? फ्रॉम अबव वी कंक्लूड दैट नो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट ऑन अ मॉलिक्यूल सो लॉन्ग इट लाइज बिलो द सरफेस फिल्म। जब तक तुम्हारा मॉलिक्यूल कंटेनर के अंदर सरफेस फिल्म के नीचे है, ये तुम्हारा लिक्विड, लिक्विड के टॉप पे मैंने थिन फिल्म ले ली जिसका थिकनेस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के रेडियस के बराबर है। तो इस फिल्म के नीचे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबके ऊपर नेट फोर्स क्या होने वाली है? जीरो। ठीक है। बट फॉर द मॉलिक्यूल्स लाइंग इन द सरफेस फिल्म, जो मॉलिक्यूल सरफेस फिल्म के अंदर है, a resultant downward force of cohesion act which increases as we move from the bottom nm of the surface of the film to top KL। चलो एक बार फिर से रीड करते हैं। बट फॉर all those molecules lying in the surface film, a resultant downward force of cohesion acts which increases as we move from the bottom nm of the surface film to top KL। बॉटम को हमने nm से और टॉप को हमने KL से रिप्रेजेंट किया था। तो जहां हम बॉटम लेयर के बॉटम nm से टॉप KL तक जा रहे थे, डाउनवर्ड फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल्स वाज कीप ऑन इंक्रीजिंग। दिस मींस टू टेक अ मॉलिक्यूल इनटू द सरफेस फिल्म फ्रॉम एनीवेयर बिलो इट। कोई भी तो मॉलिक्यूल है जो यहाँ पे नीचे है, फिल्म के नीचे है, और इस मॉलिक्यूल को तुम्हें फिल्म के अंदर लेके जाना है। सम वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ कोहेशन। जहां तुम इस मॉलिक्यूल को उठा के, नीचे वाले मॉलिक्यूल को उठा के सरफेस फिल्म के अंदर लेके जाओगे, डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्सेस लगनी चालू हो जाएंगी नेट। जो नेट डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्सेस लग रही है उनके अगेंस्ट तुम्हें वर्क करते हुए तुम्हें इसको सरफेस फिल्म के अंदर ले जाना पड़ेगा। और ऐसा करने के लिए जो भी वर्क होगा वो वर्क डन इस मॉलिक्यूल्स में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क डन अपीयर्स एज एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स।
तो मैं तुम्हें ये समझा रहा था, लिक्विड के सरफेस एरिया, टॉप सरफेस में जितने भी फिल्म, सरफेस फिल्म के अंदर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, दे आर हैविंग सम एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे सामने कंटेनर है, मैंने इस कंटेनर से वाटर लिया और किसी और कंटेनर में डाल दिया, और दूसरा कंटेनर देखो ऐसा ले लिया मैंने। तुम देख रहे हो फर्स्ट वाले कंटेनर से सेकंड वाले कंटेनर का मैंने एरिया ज्यादा ले लिया, तो जब मैं इसको, ये लिक्विड को डालूंगा इस बड़े वाले कंटेनर में, तो ध्यान दो सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, सरफेस फिल्म बड़ी हो जाएगी, एक्स्ट्रा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स, सरफेस फिल्म के अंदर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स तुम देख लो पहले कम थे, जहां मैंने इसको इस कंटेनर में डाल दिया तुम देख रहे हो सरफेस फिल्म के अंदर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो गए। अब मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो गए, फिल्म के अंदर मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो गए, कहाँ से आए? तो ऑब्वियसली नीचे मॉलिक्यूल्स पहले ज्यादा थे, ऊपर फिल्म में कम थे, अब नीचे कम है, फिल्म में ज्यादा है, तो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स ही फिल्म में पहुंचे हैं ना। और जब वो फिल्म में पहुंचे हैं, डाउनवर्ड नेट कोहेसिव फोर्स को ओवरकम करते हुए फिल्म में पहुंचे हैं, तो ऑब्वियसली उन मॉलिक्यूल्स को फिल्म में ले जाने के लिए, सरफेस फिल्म तक पहुंचाने के लिए जो भी वर्क डन हुआ है वो मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टोर होता चला गया होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो thus all the molecules in the surface film possess additional potential energy, which shows that the surface film has additional potential energy. सरफेस फिल्म जो होती है लिक्विड की, उसके पास कुछ अपनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसके अंदर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो in order to attain the stable equilibrium, the surface film also tend to have minimum additional potential energy। तो मैं बता ही रहा था यूनिवर्स में हर सिस्टम लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी चाहता है, तो लिक्विड की फिल्म भी अपनी सरफेस एनर्जी, फिल्म के अंदर एनर्जी कम से कम चाहती है, which will be so if the number of molecules in the surface film are minimum। ध्यान से देखो, सरफेस फिल्म का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम किसके बराबर होगा? एरिया इंटू थिकनेस। एरिया इंटू थिकनेस में थिकनेस फिक्स है, तुम्हारी जो सरफेस फिल्म है उसकी थिकनेस फिक्स है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के रेडियस के बराबर। एरिया जितना ज्यादा हो जाएगा वॉल्यूम उतना ज्यादा हो जाएगा, जितना ज्यादा सरफेस फिल्म का वॉल्यूम उतने ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स, उतनी ज्यादा सरफेस एनर्जी। ठीक है ना। तो फॉर दिस द सरफेस फिल्म शुड हैव मिनिमम वॉल्यूम, which would be so if the surface film has the least surface area as thickness is fixed। In trying to acquire least area, the surface film tend to contract and hence behave as a stretch membrane। आई कहानी समझ में आई? सरफेस टेंशन का रोल समझ में आया? सरफेस पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को रिड्यूस करवाने के लिए सरफेस टेंशन अपना एक रोल प्ले करती है और लिक्विड के सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है, और ऐसा करने के लिए वो फोर्स लगाना स्टार्ट करती है। सरफेस टेंशन को हम फोर्स ना कह के फोर्स पर यूनिट लेंथ के टर्म में डिफाइन करते हैं। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड विच इज ट्राइंग टू रिड्यूस सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, उस फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम क्या बोल देंगे? सरफेस टेंशन। ठीक है। तो ये हमारी मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, जिसको मैं तुम्हारे सामने एक्सप्लेन कर रहा था। अभी इसी सरफेस टेंशन के कुछ फॉर्मूले और कुछ सरफेस एनर्जी के एक्सप्रेशंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। अभी इस वाले लेक्चर में मॉलिक्यूलर थ्योरी जो तुम्हें मैं पढ़ाना चाह रहा था, सरफेस टेंशन का जो ओरिजिन एक्सप्लेन करना चाहता था, वो इतना ही। तो सरफेस टेंशन के अकर होने का रीजन, आने का कॉज क्या है, वो कॉज तुम्हें समझा दिया। अब सरफेस टेंशन क्या रोल प्ले करती है, उसको हम कैसे यूज करते हैं, उसके इलस्ट्रेशंस क्या होते हैं, वो सब हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।